नमस्कार, शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा चुनावों के उस परिदृश्य की जो हमें अनेक विचार, अनेक चिंताएं और भविष्य में क्या घटने वाला है इसका कहना चाहिए आकलन देकर चला गया। विधानसभा चुनाव की बात करें तो ये विधानसभा चुनाव जो 4 राज्यों में हुए, खासकर हमारे ये 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें वो कुछ ऐसे कदम छोड़ गया है जिन्हें देखकर हमें इस चुनाव की हमेशा याद आती रहेगी। उदाहरण के लिए भाजपा की बात करें तो भाजपा इस बार चुनावों को हिंदुत्व के इर्द गिर्द समेटी नजर आई। चाहे वो कहना चाहिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आदित्यनाथ योगी, ये तीनों की जोड़ी, मोदी, योगी, शाह, इन तीनों की जोड़ी हिंदुत्व पर टिकी रही और अंत तक चुनाव इन्होंने हिंदुत्व के आसपास बनाए रखा। हाँ, इन्होंने कुछ कांग्रेस को घेरने के लिए परिवारवाद के आरोप लिए, जिसमें लगातार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टारगेट किया जाता रहा। ऐसे मुद्दे कई बार अनेक सभाओं में आए और वो बढ़ चढ़ कर लोगों के बीच जाते रहे। अब टारगेट करने के जो अन्य मुद्दे थे वो यही थे कि जब भाजपा नेताओं के हाथ में मंच आए तो उन्होंने इस कांग्रेस और उसके मित्र दलों पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। हालांकि तीनों राज्यों में चुनाव कांग्रेस भाजपा के बीच ही है, ये आरोप सीधे सीधे कांग्रेस पर ही माने जाए जब उसने ये बताया कि यहाँ कांग्रेस का शासन है, वहाँ हिंदुओं के त्योहारों पर दंगे होते हैं, हिंदुओं की कोई कहना चाहिए रथ यात्रा या कोई अन्य शोभा यात्रा निकल रही होती है तो उस पर पथराव हो जाता है, दंगे हो जाते हैं, आगजनी हो जाती है, हत्या हो जाती है। कन्हैया लाल जो राजस्थान में सिर तन से जुदा एक नारा लेकर उसकी सरेआम हत्या कर दी गई। इन चीजों को भाजपा एंड तक साथ में लिए रही। इसके अलावा जब मंच थोड़ा सा मध्य प्रदेश के नेताओं के हाथ में आया तो मध्य प्रदेश में लाडली बहन का जोर अंत तक बना रहा। जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यह यकीन हो गया है कि भाजपा हिंदुत्व के दम पर ही सत्ता में बनी हुई है और अब उसे भी इसकी कॉपी करने की आवश्यकता है। लिहाजा इस बार कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ अब मोर्चा नीति दिखाई दी। मध्य प्रदेश की बात करें तो खुद कमलनाथ जो यहाँ के चीफ हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, वो अपने आप को हिंदू हनुमान भक्त कहने से कोई परहेज नहीं करते हैं, खुलकर कहते हैं हाँ मैं हनुमान भक्त हूँ। और जहां तक बात कांग्रेस की ओर से आरोप प्रत्यारोप की है तो इसने टारगेट पे सीधा सीधा मोदी को रखा, क्योंकि बात वही है कि दोनों ही मंचों पर यदि भाजपा का मंच देखें तो वहां मोदी, योगी, शाह ये 3 हावी थे, तो इधर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हावी बने रहे। इनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, सोनिया गांधी इस बार परिदृश्य से बाहर बनी रही। लेकिन परिवारवाद के जब आरोप आए तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका तीनों का उल्लेख बराबर से होता रहा। अच्छा, राहुल गांधी की जहां तक बात करें तो बल्कि राहुल गांधी क्यों, प्रियंका, राहुल और खड़गे ये तीनों मोदी पर टारगेट तो करते रहे, लेकिन मोदी को कहीं भी ये आरोपों में बांध नहीं पाए। उन्हें कहीं कहना चाहिए कटघरे में खड़ा नहीं कर पाए। कोई ऐसा आरोप, ऐसे कहना चाहिए ना वजनदार कोई ऐसा एलिगेशन इनकी ओर से नहीं गया जो जिसने भाजपा को या मोदी, शाह, योगी की इसकी कहना चाहिए तालमेल को निरुत्तर किया हो। ये ऐसा नहीं कर पाए। राहुल गांधी की जहां तक बात करें तो उनके बारे में तो अब क्या कहें, जैसे नोटबंदी और जीएसटी उनकी इस भाषण में भी शामिल रही। अरे भाई, विधानसभा का चुनाव है, ठीक है, केंद्रीय मुद्दे हैं, लेकिन इस नोटबंदी और जीएसटी के बाद एक चुनाव हो चुका है और उस चुनाव में आपने आम चुनाव में जी भर के इसको हर मंच पे, हर नुक्कड़ पे इसको मुद्दा बनाया। उसके बाद मोदी और अधिक ताकतवर बन के उभरे। इसका मतलब जनता ने जीएसटी और नोटबंदी को नकार दिया है, लेकिन फिर भी उस घिसे पिटे मुद्दे में राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा समय जाया किया। प्रियंका को लेकर कांग्रेसी जो समर्थक हैं उन्होंने ये माना कि हाँ उनके भाषणों में थोड़ी संजीदगी है और वे एक संतुलित भाषा में आरोप प्रत्यारोप कर लेती है। खास बात यह रही कि जैसे केंद्रीय नेतृत्व दोनों ही पार्टी के मंच पर हावी रहे, उसी प्रकार केंद्रीय मुद्दे भी हावी रहे, जैसे राम मंदिर, जैसे हिंदुत्व, जैसे राष्ट्रवाद, जैसे भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा,
चंद्रयान, ये सब चीजें इस चुनाव में रही, लेकिन इसमें लोकल मुद्दे गए। बेरोजगारी, बलात्कार, इन पर सीधी बहस ही नहीं हुई। और इसमें खेद की बात यह है कि विपक्षी ओर से भी बहुत ज्यादा इन चीजों पर आक्रामकता देखने को नहीं मिली, जबकि ये बहुत प्रमुख मुद्दे हैं। राज्य कोई से भी हो, सत्ता में कोई भी हो, इन दो मुद्दों ने, बेरोजगारी और बलात्कार उपरांत महिलाओं की, लड़कियों की, बालिकाओं की हत्या, ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं। इसको लेके कोई बातचीत नहीं हुई। बाकी मुद्दे बहुत सारे हैं, इन प्रमुख मुद्दों पर भी ना विपक्ष उठा पाई और ना इस पर पक्ष को घेर पाई। हाँ, ये चुनाव रेवड़ियों, मुफ्त की रेवड़ियों के लिए जाना जाएगा। यहाँ विकास की बड़ी परियोजनाओं पर बातचीत कम हुई। यहाँ ये कहना चाहिए संतुष्टि जाहिर की गई कि यदि मुफ्त की रेवड़ियां बांट दी जाए तो सरकार में बना रहा जा सकता है और सत्ता में बचे रहा जा सकता है। जैसे लाडली बहना एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से नारी सम्मान योजना आ गई। एक तरफ बिजली 100 रुपए में 100 यूनिट, तो दूसरी तरफ फ्री आ गई 100 यूनिट, है ना। यानी खजाना खुल के लौटाओ, सत्ता में आना चाहिए। संकल्प पत्र हो चाहे वचन पत्र हो, दोनों में मुफ्त की रेवड़ियों की इतनी लंबी लाइन है कि कहना चाहिए एक तुष्टीकरण जब मजहब के आधार पर हुआ करता था, अब ये तुष्टीकरण आर्थिक आधार पर सामने आने को दिख रहा है। ये बहुत लोकतंत्र का काला पन्ना कहा जाएगा। अनुशासन की बात करें तो दोनों पार्टियां की शीर्ष लीडरशिप ये अनुशासन की बहुत बात करते हैं, लेकिन जब इनके अधिकारों पर कुठाराघात होता है तो फिर अनुशासन पे ये भी इस तरह से लात मारते हैं जैसे अनुशासन की इनने बात करें की ना हो। केंद्र की बात अभी नहीं करूंगा, प्रदेश में ही रहूंगा। तो प्रदेश में भाजपा हो या कांग्रेस में हो, इस बार टिकटों को लेकर बहुत ज्यादा काट छांट हुई, और जिनकी काट छांट हुई वो बगावत करके मैदान में खड़े हो गए। और इन्होंने अपनी मातृ संस्था को इतनी ज्यादा कहना चाहिए हुटिंग की, इतनी ज्यादा उसको क्रिटिसाइज किया कि ऐसा लगता ही नहीं था कल तक इस पार्टी के ये कर्णधार हुआ करते थे, और ये वो लोग हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया करते थे। तो ये बात है, और ये बात मैं पहले कह चुका हूं कि स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नेता गौण रहे। हाँ, मंच पर भाजपा में शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस में कमलनाथ को स्थान मिलता रहा और ये अपनी बात आजादी के साथ रख पाए। दूसरी बात, अब मतदान हो गया है, दिसंबर का इंतजार है, इस बीच सबका मुकद्दर ईवीएम में बंद है। अब इस चुनाव में अच्छी चीज क्या है? तो अच्छी चीज बस एक ही है, वो अच्छी चीज ये है कि इस बार जब चुनाव परिणाम आएंगे तो कोई भी पार्टी, कोई भी दल ईवीएम को नहीं कोस पाएगा। जो अब तक देखने में दिया जाएगा, जो पार्टी हारती है वो कह देती है कि ईवीएम में खराबी है, ये ईवीएम सत्ता पर काबिज दल के इशारे पे काम करती है। तो अपनी हार की हताशा को इस आरोप से छुपा लिया जाता है। ये कब होता है? जब एक तरफा जीत चली जाती है, जब एक तरफा कोई पार्टी एकदम स्विंग कर जाती है। लेकिन इस बार ऐसा है ही नहीं। इस बार तीनों राज्यों में स्थिति ये है, एक एक सीट पर कांटे की टक्कर है। तो अब ऐसी स्थिति नहीं है कि हार की हताशा को ईवीएम की आड़ में छुपाने का अवसर प्राप्त हो पाए। अब तो ये है, कोई 10-20 सीट आगे तो कोई 10-20 सीट पीछे, बस इतना सी बात है। इतने अंतर की लोग आकलन बता रहे हैं। बाकी 3 दिसंबर को इंतजार रहेगा। हाँ, अब जब नई सरकारें बनेंगी तो ये कामना की जा सकती है कि अब आगे जब भी कोई चुनाव हो तो ये ध्यान रखा जाए कि राष्ट्रीय है तो मुद्दे राष्ट्रीय रहें और क्षेत्रीय है तो मुद्दे क्षेत्रीय ही रहें। इससे अधिक इस बात की चिंता है, मुफ्त की रेवड़ियों ने खजाने पर अतिरिक्त बोझ डालना शुरू कर दिया है। हर स्टेट की जो सरकार है वो नए नए कर्ज लेती जा रही है, और ये सभी जानते हैं आखिर ये कर्ज जनता को ही चुकाना है। हम भले 5वीं और तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाए इस दुनिया की, लेकिन ये बात सत्य है कि जो गरीब है गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो और अधिक अमीर होता जा रहा है। और अगर ये खाई इसी तरह बढ़ती रही अंतर की, तो फिर आने वाले समय में ये एक कहना चाहिए आपसी संघर्ष को जन्म दे सकती है। इसलिए सरकार कोई सी भी आए, उसका ये प्रथम कर्तव्य बन जाता है, ये मुफ्त की रेवड़ियों से ध्यान हटना चाहिए। अब लोगों को इस काबिल बनाया जाना चाहिए, चाहे वो उनको मेहनत कश बनाकर, उन्हें शिक्षित करके, उनका कौशल को उन्नयन करके उन्हें इस योग्य बना दिया जाए कि इन रेवड़ियों को वो अपने पैसे देकर खुद खरीदने की क्षमताएं अर्जित कर पाए। बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज विराम लूंगा और
आपसे सबसे ये हमेशा अपील करता हूँ, हमारे कंटेंट जन सरोकारों पर आधारित रहते हैं। यदि आपको पसंद आते हैं प्लीज़ इन्हें लाइक अवश्य दें, इन्हें शेयर करें। शब्दकोश आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।